अफंदी को होश आया तो उसने अपने आप को एक दीवार के साथ खड़ा देखा। उसके दोनों बाजू ऊपर दीवार के साथ मुंसलिक जंजीरों से बंधे हुए थे, लेकिन उसके हाथ पैर आज़ाद थे। दीवार में कुंडे लगे हुए थे जिनके साथ जंजीर थी और जंजीर के आखिर में लोहे के टुकड़े थे और उसकी कलाइयाँ इन्हीं कड़ों के अंदर मौजूद थीं। उसके दोनों बाजू और सर में शदीद दर्द हो रहा था। सर में तो शायद इसलिए कि सर पर चोटें मारी गई थीं और बाजुओं में इसलिए कि बेहोश होने की वजह से जाहिर है उसका जिस्म नीचे को लटका रहा होगा और कड़े में फंसे हुए बाजुओं पर पूरे जिस्म का जोर रहा होगा। या अल्लाह, मैं किस अजाब में फंस गया हूँ। एक मुसीबत से निकलता हूँ तो दूसरी में फंस जाता हूँ। या अल्लाह, मैंने ज़िंदगी में तो कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, फिर मुझे इस कदर तकालीफ क्यों पेश आ रही हैं। अफंदी ने बड़बड़ाते हुए लहजे में कहा। उसके लहजे में शदीद बेबसी नुमाया थी, लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलख्त चौंक कर सीधा हो गया। उसका मायूसी से लटका हुआ चेहरा तेज़ी से सुर्ख होता गया। उसे अचानक ख्याल आ गया था कि यह सब तकालीफ वो न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि मुक़द्दस तरीन मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठा रहा है, और ये इतनी बड़ी बात थी कि तकालीफ तो एक तरफ वो उसके लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा सकता था, और इसी ख्याल ने उसके ज़हन पर छाई हुई बेबसी को ख़त्म कर दिया था, और इसी ख्याल ने उसके खून की रवानी यकलख्त तेज़ कर दी थी। मुझे यहाँ से भी निकलना चाहिए। अगर अब तक किस्मत मेरा साथ देती आई है तो अब भी देगी, अफंदी ने कहा, और फिर उसने सर उठाकर ऊपर जंजीरों में जकड़ी अपनी कलाइयों को देखा। लेकिन उसके साथ ही उसके होंठ पिंच गए, क्योंकि हक़ाइक़ को सिर्फ ख्यालात से तो न बदल जा सकता था, ना ही वो इन मजबूत जंजीरों को तोड़ सकता था और ना ही इस गिरफ्त से अपनी कलाइयों को आज़ाद करा सकता था। फिर ये कमरा भी कुछ कम दहशतनाक न था। यहाँ दीवारों के साथ इज़ा देने वाले अजीब व गरीब आलात इस तरह लटके हुए थे जैसे डेकोरेशन पीसेस दीवारों से लटकाए जाते हैं। मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए, अफंदी ने होंठ पींचते हुए कहा, और फिर उसने ज़ोर से अपने बाजुओं को आगे की तरफ झटके देने शुरू कर दिए। शायद वो इज़्तिरारी तौर पर यह सोच रहा था कि शायद इस तरह झटके देने से जंजीरें टूट जाएंगी, लेकिन जाहिर है जंजीरें इन मामूली झटकों से तो ना टूट सकती थीं। लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर चौंक पड़ा कि उसका बायां हाथ झटका देने की वजह से आधे से ज़्यादा कड़े के दरमियान तक आ गया था। ओह ओह, ये हाथ निकाला जा सकता है। अफंदी एक नए ख्याल के तहत चौंक पड़ा और फिर उसने पूरी कुव्वत से बाएं बाजू को नीचे की तरफ झटका दिया। मुट्ठी की तरफ बंद होकर कड़ा निकला हुआ हाथ कुछ और नीचे की तरफ खिसक आया, लेकिन उसके साथ ही उसे बाजू में दर्द की शदीद लहर सी दौड़ती महसूस हुई, मगर उसने हिम्मत न हारी और मुसलसल झटके देने शुरू कर दिए। और तीसरे या चौथे झटके के बाद यकलख्त खाली जंजीर एक खनाके के साथ दीवार के साथ जा टकराई और अफंदी का हाथ आज़ाद हो चुका था। अफंदी का ये हाथ बचपन से ही दाएं हाथ की निस्बत कदरे कमज़ोर सा था, लेकिन बहरहाल इतना कमज़ोर भी न था कि आमतौर पर महसूस हो जाता। लेकिन आज हाथ की ये कमज़ोरी उसके काम आ गई थी। अब अफंदी का एक हाथ तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन दूसरा हाथ अभी तक उस कड़े की गिरफ्त में था, और दूसरा हाथ बहरहाल कमज़ोर न था, इसलिए वो इस तरह बाहर न निकल सकता था। उसी लम्हे अफंदी को ख्याल आया कि कड़ा तो गोल है, कहीं से उसके जोड़ भी नज़र न आ रहा था, फिर कैसे उसके हाथ में डाला गया। यही सोचते हुए वो एड़ियों के बल ऊपर को उठा और अपने बाएं हाथ उल्टाकर उसने कदरे नीचे को लटके हुए कड़े पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक जगह उसका हाथ रुक गया, वहाँ एक बटन सा उभरा हुआ था। अफंदी ने अंगूठे से उसे दबाया तो खटाक की आवाज़ के साथ ही कड़ा दो हिस्सों में तकसीम होकर खुल गया और अफंदी का ये हाथ भी आज़ाद हो गया। और इस तरह आज़ाद हो जाने से अफंदी को रवां रवां मुसरत से नाच उठा। चंद लम्हों तक वो अपनी कलाइयों को मसलता हुआ रहा, फिर तेज़ी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जो सामने नज़र आ रहा था, लेकिन बंद था। अफंदी ने उसको खोला तो वो खुद ही खुलता गया। शायद उसे बंद ही ना किया गया था, क्योंकि अफंदी ना सिर्फ बेहोश था बल्कि उसे जंजीरों से भी जकड़ दिया गया था, इसलिए दरवाजे को दूसरी तरफ से बंद करने का सोचा भी ना गया होगा। दरवाजे की दूसरी तरफ सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही थीं और सीढ़ियों का इख्तिताम एक दीवार के साथ हो गया था। दीवार कदरे ऊपर जाकर छत से मिल गई थी। अफंदी तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा तो उसी लम्हे उसे छत की दूसरी तरफ से आने वाली हल्की सी आवाज सुनाई दी, बिल्कुल ही हल्की।
जाओ नोमानी, अगर उसने गलत बताया होगा तो फिर भी ना बच सकेगा। बोलने वाले का लहजा पाकिस्तानी था और साथ वो नोमानी का नाम सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। नोमानी उसके साले का नाम था और उसे सिर्फ इतना मालूम था कि नोमानी मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहा था। फिर उसने उसे छोड़कर कोई प्राइवेट मुलाजमत कर ली थी। तुम रूसियाई नहीं हो, पाकिस्तानी हो। नोमानी टाइप नाम तो एक अगलाई हुई हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही ऊपर से यकलख चीखों की तेज आवाज़ें आना शुरू हो गईं और अफंदी ने चौंक कर बेख्तियार इधर उधर देखा। फिर दीवार पर लगा हुआ एक हैंडल उसे नजर आ गया। उस हैंडल का यहाँ लगाने का कोई जवाब ना था, इसलिए अफंदी समझ गया कि इसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर हैंडल को खींचा तो यकलख सरर की तेज आवाज से उसके सर पर मौजूद छत का एक हिस्सा एक तरफ हट गया। अब ऊपर एक और छत दिखाई दे रही थी। अफंदी जल्दी से एक सीढ़ी और चढ़ा और दूसरे में वो देखकर हैरान रह गया कि कमरे में एक लोहे की कुर्सी पर कर्नल जॉनसन जकड़ा हुआ बैठा था। उसका चेहरा खून से लथड़ा हुआ था, जबकि सामने फर्श पर 2 अक्रेमियन साकत पड़े हुए थे। अफंदी तेजी से उछलकर बाहर आया और फिर उन साकत पड़े हुए अफराद की तरफ बढ़ा, मगर दूसरे लम्हे ठटक कर रुक गया क्योंकि उनमें से एक तो मेजर ब्राउन था और दूसरे की शक्ल भी देखी वाली लग रही थी। फिर वो आवाजें किन की थीं? ओह, तुम अफंदी बाहर कैसे निकल आए? कुर्सी पर सीधे बैठे कर्नल जॉनसन ने हैरत से चीखते हुए कहा, ये तो तुम्हारे साथी हैं, मगर वो पाकिस्तानी कहाँ हैं जिनकी आवाजें मैंने सुनी थी? अफंदी ने ठटक कर रुकते हुए कहा, वो भाग गए हैं। तुम ऐसा करो, मेरी कुर्सी के दाएं तरफ के अकबी पाए पर मौजूद बटन को दबा दो। जल्दी करो, वरना भी ये पूरा कमरा पक से उड़ जाएगा और हम दोनों ही मर जाएंगे। कर्नल जॉनसन ने चीखते हुए कहा, कहाँ भाग गए हैं? मैंने उनकी चीखों की आवाज़ें सुनी थी। अफंदी ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा और फिर उसकी नज़रें दरवाजे पर जम गईं, जिसकी चटखनी बाकायदा अंदर से बंद थी। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मेरा वादा कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। कर्नल जॉनसन ने इस बार कदरे मिन्नत भरे लहजे में कहा, वो कहाँ भाग सकते हैं? दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, बताओ कहाँ है वो? अफंदी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में पूछा। यहाँ बहुत खुफिया रास्ते हैं, तुम इस बात को छोड़ो और मुझे खोलो, वरना तुम भी साथ ही मर जाओगे, जॉनसन ने तेज लहजे में कहा। कर्नल जॉनसन, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हें खोलकर मैंने अपनी मौत को तो आवाज़ नहीं देनी। तुम यूं ही बंधे रहो तो बेहतर है, ताकि मैं आसानी से निकल जाऊं। अफंदी ने मुंह बनाते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इस बार कर्नल जॉनसन ने कोई जवाब न दिया। वो खामोश बैठा था और उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ अफंदी चौंक कर मुड़ा और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए, क्योंकि कर्नल जॉनसन जो चंद लम्हे पहले बेचैन हो रहा था, अब उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था। जाओ बाहर। रुक क्यों गए? कर्नल जॉनसन ने उसे मुड़ते देखकर बेचैन से लहजे में कहा। मेरे बाहर जाने का सुनकर तुम मुतमईन क्यों हो गए? इसका मतलब है मेरे बाहर जाने से ज़रूर तुम्हारा कोई मतलब हल होता होगा, अफंदी ने उलझे हुए लहजे में कहा। फिर वो बुरी तरह चौंक पड़ा। ये तुम्हारे नथने चिरे हुए, कान गायब, एक आंख का टीला भी बाहर को निकला हुआ है। मैंने तुम्हारी इस हालत पर अब तक गौर ही न किया था, अफंदी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और फिर उसी लम्हे उसकी नज़रें उनमें से एक आदमी के हाथ पर पड़ी, जिसमें अभी तक खून आलूद खंजर थमा हुआ था। कौन है? तो इन्होंने तुम पर तशद्दुद किया है, मगर ये तो तुम्हारे ही साथी हैं। फिर ओह, मैं समझ गया, ये दोनों तुम्हारे साथी नहीं हैं, और अब मैं समझ गया कि ये मेकअप में हैं, अफंदी ने उलझे हुए लहजे में कहा और फिर उसने आगे बढ़कर जल्दी से एक आदमी को झंझोड़ना शुरू कर दिया। ये ऐसे होश में नहीं आएंगे, ये रेत की वजह से बेहोश हुए हैं। मेरे साथ मुआहदा कर लो, मुझे आज़ाद कर दो, फिर मैं उन्हें भी होश में लाऊंगा और उनके साथ तुम्हें भी जिंदा बाहर भेज दूंगा, कर्नल जॉनसन ने कहा। है, ये बात है।
ٹھیک ہے، اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے ہوش میں آ سکتے ہیں؟ میں نے آج تک کسی انسان حتیٰ کہ کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کیا، لیکن اب میں تمہاری بوٹی بوٹی علیحدہ کر دوں گا، افندی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ سے خنجر نکالا اور کرنل جانسن کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر یہ سوچ کر ہی وحشت سی چھا گئی تھی کہ یہی کرنل جانسن ہے جو اسے وہ راز حاصل کرنا چاہتا تھا جس کی مدد سے وہ پاک ایشیا اور مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات پر خطرے کے سائے ڈال سکے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے ذہن میں غصے اور نفرت کا جوالا مکھی سا پھوٹ پڑا، اور اس نے جاتے ہی کرنل جانسن کے بازو میں پوری قوت سے خنجر گھونپ دیا، اور کرنل جانسن کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ بتاؤ یہ کیسے ہوش میں آئیں گے؟ بتاؤ ورنہ، افندی نے ہذیانی انداز میں کہا، اور پھر اس نے جنون کے عالم میں پے در پے کرنل جانسن کے بازوؤں اور رانوں میں خنجر گھونپنے شروع کر دیے۔ اس وقت افندی کے چہرے پر ایسی وحشت تھی کہ وہ کسی طرح بھی نارمل انسان نہ لگتا تھا۔ کرنل جانسن کے حلق سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھیں۔ بتاؤ، اس بار افندی نے اس کے گال میں خنجر گھونپتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی کرنل جانسن کی گردن ڈھلک گئی۔ تم ہوش میں آؤ گے اور مجھے بتاؤ گے، افندی نے پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر خنجر بے ہوش کرنل جانسن کی بائیں ران میں گھونپ دیا۔ دوسرے لمحے کرنل جانسن چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، پاگل آدمی رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، کرنل جانسن نے ہذیانی انداز میں کہا۔ وہ شاید افندی کی اس وحشت اور پاگل پن سے شکست کھا گیا تھا۔ ان ریز کا علاج پانی ہے، صرف پانی، کرنل جانسن نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے منہ سے الفاظ بالکل اسی طرح نکلے تھے جیسے وہ شعوری طور پر کچھ نہ بتا رہا ہو، بلکہ الفاظ خود بخود اس کے منہ سے پھسل گئے ہوں۔ پانی؟ اچھا، یہ بھی کر دیکھتا ہوں، افندی نے کہا، اور تیزی سے پیچھے ہٹا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر بائیں ہاتھ پر اسے ایک الماری نظر آ گئی جس میں شراب کی بوتلیں موجود تھیں۔ ان میں تقریباً ہر قسم کی شراب، اور سب سے نچلے خانے میں پانی کی ایک بڑی بوتل بھی موجود تھی، اور ساتھ ہی 4 جار بھی پڑے ہوئے تھے۔ شاید پانی شراب میں ملا کر پینے کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ افندی تیزی سے اس بوتل کی طرف بڑھا، اس نے بوتل اٹھائی، اس کا ڈھکن ہٹایا، اور پھر ان دونوں کے حلق کو زبردستی کھول کر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب تھوڑا سا پانی ان کے حلق میں اتر گیا تو اس نے باقی پانی ان کے جسموں پر انڈیل دیا۔ اب وہ انتظار میں کھڑا تھا کہ یہ کب ہوش میں آتے ہیں، کہ اچانک اسے ایک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ نہ ہوں جو وہ سمجھ رہا ہو، تو یہ اٹھتے ہی اسے پکڑ لیں گے۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی اس نے جلدی سے بوتل ایک طرف رکھی اور پھر دوبارہ وہی خنجر اٹھا لیا، مگر اسی لمحے ان دونوں کے جسموں میں حرکت ہوئی، اور چند لمحوں بعد یکے بعد دیگرے دونوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ افندی ان کے سامنے ہی خنجر اٹھائے کھڑا تھا۔ افندی، تم؟ اچانک ایک نے چیخ کر کہا، اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ نعمانی؟ کیا تم واقعی نعمانی ہو؟ افندی اب اپنے سالے کی آواز بخوبی پہچان گیا تھا۔ اوہ ہاں، میں نعمانی ہوں۔ اوہ خدا کا شکر ہے تم زندہ ہو، نعمانی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور افندی کے چہرے پر یکلخت گہرے اطمینان کے تاثرات چھا گئے، جیسے کوئی انسان کڑی دھوپ میں میلوں چلتا ہوا اچانک کسی ٹھنڈے سائے میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اپنے سالے نعمانی کو پہچان لینے کے بعد اس کے دل میں اطمینان کا گہرا تاثر ابھر آیا تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ افندی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تمہیں تلاش کرتے کرتے، مگر تم تو یہاں نہ تھے، یہاں کیسے پہنچ گئے؟ نعمانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور افندی نے مختصر لفظوں میں زنجیروں کی گرفت سے آزادی حاصل کرنے اور پھر ان پر پانی ڈال کر انہیں ہوش میں لے آنے کی تفصیل بتا دی۔ یہ تو مر چکا ہے نعمانی، اسی لمحے صدیقی نے جو کرنل جانسن پر جھکا ہوا تھا مڑتے ہوئے کہا۔ مر گیا ہے؟ اوہ، یہ دوسرا آدمی ہے جو میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے۔ افندی نے کرنل جانسن کی موت کی خبر سنتے ہی بے اختیار ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اور نعمانی ہنس پڑا۔
ये इंसान नहीं हैं अफंदी भाई, ये दरिंदे हैं। मुझे मालूम है तुमने पहले मेजर टॉमी को सुरंग में हलाक किया था, और देखो मैं और सिद्दीकी हम दोनों मेजर ब्राउन और कैप्टन मार्क के मेकअप में हैं। इनकी लाशें अभी तक जंगल में पड़ी हुई होंगी। नौमानी ने अफंदी के कांधे पर थपकी देते हुए कहा, और अफंदी ने बगैर कोई जवाब दिए सिर्फ सर हिला दिया। अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी भी लम्हे कोई फोन या आदमी आ सकता है, सिद्दीकी ने कहा। ओह हाँ, मगर हमारे लिबास तो गीले हैं। छावनी वाले शक कर सकते हैं, नौमानी ने कहा। करते रहें शक, बहरहाल हमें यहाँ से निकलना है, वरना हम भीगे हुए चूहों की तरह मारे जाएंगे, सिद्दीकी ने कहा। और भीगे हुए चूहों की बात सुनकर नौमानी और अफंदी दोनों हंस पड़े। खास तौर पर अफंदी का चेहरा तो इस तरह खिल उठा जैसे अब तक की उसकी सारी कल्फत उसी बात ने दूर कर दी हो, क्योंकि इन दोनों के लिबास वाकई बुरी तरह भीगे हुए थे और अफंदी अदबी ज़हन का आदमी था, इसलिए उसने इस बात से वाकई बेहद लुत्फ लिया। मैं आगे चलूंगा, अफंदी मुजरिम के तौर पर पीछे, और उसे सिद्दीकी कवर करेगा। इस तरह किसी को शक न होगा। और उन्होंने मशीन गनें उठा ली और फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े। नौमानी ने चटखनी हटाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। नौमानी के पीछे अफंदी साथ लटकाए चल रहा था, जबकि उसके अकब में सिद्दीकी उसकी पुश्त से मशीन गन की नाली लगाकर बाहर आ गए। सिद्दीकी ने मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर मौजूद चारों फौजी हैरत से सिद्दीकी और नौमानी को देखने लगे। उनकी आंखों में वाकई शक के हैरत के आसार थे। तुम हैरान हो रहे हो, होना भी चाहिए। इसे राज उगलवाने के लिए हमें वाकई पानी में भीगना पड़ा, तब जाकर इसकी ज़बान खुली है। और सुनो, कर्नल जॉनसन इस वक्त एक अहम तरीन फाइल के मुताले में मसरूफ़ हैं। उनका हुक्म है कि जब तक मैं ना बुलाऊं, उन्हें किसी तरह भी डिस्टर्ब ना किया जाए। मैं, नौमानी ने मेजर ब्राउन के लहजे में बात करते हुए एक फौजी से कहा, और नौमानी की बात सुनकर उनकी आंखों में उभर आने वाली हैरत यकलख्त दूर हो गई। यस सर, उस फौजी ने जवाब दिया, और नौमानी, सिद्दीकी और अफंदी समेत उस जीप की तरफ बढ़ गया, जो अभी तक बरामदे के सामने उसी तरह खड़ी थी जिस तरह वो उसे छोड़कर गए थे। सिद्दीकी और अफंदी पिछली सीटों पर बैठ गए, जबकि नौमानी ने स्टीयरिंग संभाला, और दूसरे लम्हे उसने जीप स्टार्ट करके उसे मोड़ा और खासी तेज रफ्तारी से उसे छावनी के बैरूनी गेट की तरफ दौड़ाने लगा। टार्चर सेल से बैरूनी गेट का फासला काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि उन्हें तकरीबन पूरी छावनी क्रॉस करके जाना पड़ता था। इसलिए खासी तेज रफ्तारी से जीप दौड़ाने के बावजूद उन्हें 15 मिनट लग ही जाने थे। लेकिन अभी वो गेट से काफ़ी दूर थे कि अचानक एक तरफ से एक सुर्ख रंग की जीप निकली, जिस पर घूमने वाली सुर्ख बत्ती लगी हुई थी। ये मिलिट्री पुलिस की गाड़ी थी। वो जीप इंतहाई तेज रफ्तारी से नौमानी की जीप की तरफ बढ़ने लगी। नौमानी ने जीप की रफ्तार और भी तेज कर दी, लेकिन इसी लम्हे पुलिस जीप का सायरन चीख उठा, और इस सायरन का मतलब था कि वो इन्हें रोकना चाहते हैं, और कानून के मुताबिक इस सायरन के बजने पर उन्हें हर सूरत में रुक जाना चाहिए, वरना उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। गेट अब थोड़ी दूर नजर आ रहा था। नौमानी ने होंठ भींचते हुए ब्रेक लगाए और जीप एक साइड पर होकर रुक गई। होशियार सिद्दीकी, नौमानी ने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा, और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। मशीन गन उसने हाथ में पकड़ ली थी। पुलिस जीप इंतहाई तेज रफ्तार से दौड़ती हुई उनके करीब पहुंचकर रुक गई, और दूसरे लम्हे उसमें से मिलिट्री पुलिस के 2 कैप्टन हाथों में रिवाल्वर उठाए कूदकर नीचे उतरे, और उन्होंने नौमानी के करीब आकर रिवाल्वर तान लिए। नीचे उतरो, जल्दी करो, तुम हिरासत में हो, एक कैप्टन ने चीख कर कहा। मगर क्यों? वजह? नौमानी ने हैरत भरे लहजे में कहा। कर्नल जॉनसन को कत्ल कर दिया गया है, और सिर्फ तुम और ये आदमी अंदर थे, इसलिए जनरल शेफ ने तुम्हारी फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। नीचे उतरो वरना गोली मार दी जाएगी, उस कैप्टन ने चीखते हुए जवाब दिया। ओह, वेरी सैड न्यूज़। ठीक है कैप्टन, हमें अपनी सफाई ज़रूर पेश करनी चाहिए, नौमानी ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, और कैप्टन के तने हुए असाब नौमानी की बात सुनकर ढीले पड़ गए। कैप्टन मार्क, इस कैदी ने हमें मौत के मुंह में डलवा दिया है, नौमानी ने कहा, और उसके साथ ही उसने गैर महसूस तरीके से गियर बदला।
और एक झटके से क्लच छोड़कर एक्सीलेटर पूरी कुवत से दबा दिया। ताकतवर इंजन वाली जीप इतनी तेजी से आगे बढ़ी जैसे गोली राइफल से निकलती है, और उसी लम्हे पीछे बैठे हुए सिद्दीकी की मशीन गन तड़तड़ाई और मिलिट्री पुलिस के दोनों कैप्टन चीखते हुए नीचे गिरे। उसके साथ ही एक और धमाका हुआ और पुलिस जीप का एक टायर भी ब्रस्ट हो गया। सिद्दीकी ने वाकई हैरत अंगेज फुर्ती से काम किया था, वरना इस कदर तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई जीप में से इस तरह दो आदमियों के साथ साथ जीप का टायर ब्रस्ट कर देना खासा मुश्किल काम था। आगे देखो आगे, नोमानी ने चीख कर कहा, क्योंकि जीप अब तेजी से मेन गेट की तरफ बढ़ी जा रही थी, जिस पर चेकिंग गार्ड बदस्तूर मौजूद था, और फायरिंग की आवाज़ें सुनकर साथ मौजूद कमरों में से भी मुसल्लह अफराद तेजी से बाहर निकल रहे थे। केबिन चूंकि कमरे सिर्फ दाएं तरफ बने हुए थे, इसलिए सीधी भी उसी तरफ खड़े थे, इसीलिए सिपाही भी उसी तरफ खड़े थे। फायर, नोमानी ने चीख कर कहा, और सिद्दीकी जो लेफ्ट साइड ड्राइवर जीप होने की वजह से दाएं तरफ बैठा हुआ था, हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन को कदरे तिरछा किया, और एक बार फिर फिजा मशीन गन की बेपनाह तड़तड़ाहट से गूंज उठी। दूसरे लम्हे एक खौफनाक धमाके के साथ फौजी जीप चेकिंग राड से टकराई। चेकिंग राड लोहे के पाइप का बना हुआ था। जीप की इंतहाई तेज रफ्तारी से उसके साथ टकराने से वो टूटा तो नहीं, अलबत्ता टेढ़ा होकर दूसरी तरफ को घूम गया, और जीप गोली की सी रफ्तार से बाहर निकलती चली गई। सिद्दीकी ने बिजली की सी तेजी से रुख पीछे की तरफ किया और एक बार फिर फायर खोल दिया, लेकिन नोमानी ने गेट से बाहर जीप निकालते ही उसे मुसलसल सड़क पर ले जाने की बजाय साइड पर मौजूद जंगल में मोड़ दिया, और अब जीप अचकोले खाती हुई इंतहाई तेज रफ्तारी से जंगल के अंदर दौड़ती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। अब ये सारा इलाका घेर लिया जाएगा नोमानी, सिद्दीकी ने वापस सीट पर बैठते हुए कहा। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन हमने हर सूरत में यहाँ से निकलना है। तुम जीप की छत पर चढ़ जाओ और जैसे ही किसी हेलीकॉप्टर या जहाज की आवाज़ सुनाई दे मुझे बता देना, क्योंकि फिर जीप पर सफ़र खतरनाक हो जाएगा, नोमानी ने तेज तेज लहजे में कहा, और सिद्दीकी किसी बंदर की सी फुर्ती के साथ जीप के खुले दरवाजे से निकलकर ऊपर को उल्टा और गायब हो गया। तुम पाकेशिया सिगरेट सर्विस में हो नोमानी, पीछे बैठे अफंदी ने पहली बार जबान खोलते हुए कहा। नहीं, मैं फ्रीलांसर हूँ, ये सब मेरे साथी हैं। हमने अपना एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है। वैसे सिगरेट सर्विस खसूसी मिशन पर हमारे ग्रुप को हायर भी कर देती है, नोमानी ने जवाब देते हुए कहा। ओह तो ये बात है, अफंदी ने इत्मीनान भरे अंदाज में हंकारा भरते हुए कहा। उसी लम्हे सिद्दीकी एक बार फिर नमूदार हुआ। रोक दो जीप, रोक दो। गनशिप हेलीकॉप्टरों की गूंज सुनाई दे रही है, काफ़ी तादाद में हैं, सिद्दीकी ने तेज लहजे में कहा, और नोमानी ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए, और दूसरे लम्हे वो और सिद्दीकी उछलकर नीचे उतर आए। अफंदी उनके पीछे उतरा। अफंदी भाई अब हिम्मत करनी पड़ेगी, वरना हम सब मारे जाएंगे, नोमानी ने तेज लहजे में अफंदी से मुखातिब होकर कहा, और अफंदी के सर हिलाने पर वो तीनों खासी तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए आगे बढ़े। उसी लम्हे अचानक जंगल की फिजा हैवी मशीन गन्नों की खौफनाक तड़तड़ाहट से गूंज उठी। गड़े में इधर, यकलक सिद्दीकी ने चीख कर कहा, और दूसरे लम्हे उसने अपने दाएं तरफ मौजूद एक गहरे गड्ढे में छलांग लगा दी, और उसकी दीवार के साथ इस तरह चमट गया जैसे छपकली दीवार से चमकती है। दूसरे लम्हे नोमानी और अफंदी ने भी छलांगें लगाईं, और नोमानी ने अफंदी को भी दीवार के साथ चमटने के लिए कहा, और खुद भी वो दीवार से चमट गया। जंगल पर वाकई लंबी लंबी गोलियों की बारिश ही हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे दरख्तों की हर शाख मशीन गन में तब्दील होकर गोलियां उगल रही हो। गोलियों के बरसने से मालूम हो रहा था कि 4 गनशिप हेलीकॉप्टर हैं। जंगल खासा घना था, इसलिए उनकी कभी कभी सिर्फ झलक ही नजर आ रही थी, और चंद लम्हों बाद ही उनके ऊपर भी गोलियों की बारिश हुई, लेकिन दीवार से छपकली की तरह चमटे होने की वजह से गोलियां गड्ढे में गिरी, और फिर फायरिंग आगे निकल गई। निकलो यहाँ से, वरना वापसी में इस हेलीकॉप्टर की गोलियां सीधी हमारी पुश्त में घुस जाएंगी, नोमानी ने चीख कर कहा, और वो तीनों तेजी से गड्ढे से निकले, और उन्होंने अपना रुख तब बदल दिया। इसी लम्हे उन्हें दूर से गोलियों की तड़तड़ाहट बिल्कुल अपनी सीध में आती दिखाई दी, लेकिन यहाँ कोई गड़ा ना था। उल्टे रुख पर दरख्तों के तनों से चमट जाओ, सिद्दीकी ने चीख कर कहा, और वो तीनों लपक कर दरख्तों के मोटे तनों से इस तरह चमट गया कि सामने से आने वाली गोलियों की बाढ़ उनके जिस्मों के दरमियान दरख्त का तना आ जाता था,
और इस तरह गोलियां सिर्फ उनकी साइडों से 1.5-2 इंच के फासले पर गुजरनी हुई आगे निकल गईं और एक बार फिर वो तीनों आगे दौड़ने लगे। तुम दौड़ते जाओ, मैं आ रहा हूँ, नोमानी ने अचानक रुकते हुए कहा और फिर वो बंदर की सी तेजी से एक दरख्त पर चढ़ने लगा। फायर मत करना नोमानी, वरना वो हमारी पोजीशन समझ जाएंगे और फिर उन्होंने मिसाइल फायर कर देने हैं। सिद्दीकी ने उसे दरख्त पर चढ़ते देखकर चीख कर कहा और नोमानी जो कुछ ऊपर चढ़ गया था यकलक नीचे छलांग लगा दी। वाकई मुझसे हमाकत हो रही थी, नोमानी ने सर हिलाते हुए कहा। अभी वो कुछ दूर ही दौड़े थे कि यकलक फायरिंग खत्म हो गई, लेकिन गनशिप हेलीकॉप्टरों का शोर दरख्तों के ऊपर मुसलसल सुनाई दे रहा था। अब फौजी अंदर आएंगे, नोमानी ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है। अब हमें सड़क की तरफ जाना है ताकि किसी जीप पर कब्जा कर सकें, सिद्दीकी ने कहा और दूसरे लम्हे उन्होंने अपना रुख मोड़ा और तेजी से उस तरफ को दौड़ने लगे जिधर दरख्तों के दरमियान सड़क थी। थोड़ी देर बाद दरख्तों की ओर से सड़क नजर आने लग गई और वो तीनों ठठक कर रुक गए, क्योंकि सड़क पर फौजी जीपें छावनी की तरफ से तेजी से आती दिखाई दे रही थीं। एक 100 गज के फासले पर एक जीप रुक जाती और उसमें से मसला फौजी उतरकर गुरीलों जैसे अंदाज में दौड़ते हुए जंगल में घुस जाते। दरख्तों पर चढ़ जाओ, जल्दी करो, उन्हें ये एहसास न होगा कि हम सड़क के इतने करीब मौजूद हो सकते हैं, नोमानी ने चीख कर कहा और फिर वो तीनों ही दरख्तों पर चढ़ते गए। और वाकई चंद लम्हों बाद एक जीप सड़क से उतरकर उन दरख्तों से जरा दूर आकर रुकी और उसमें से 6 मसला फौजी उतरकर मशीन गन्नें उठाए झुके झुके अंदाज में दौड़ते हुए जंगल में दाखिल हो गए। वो सब जीप से 3 दरख्तों के फासले पर मौजूद थे। नोमानी का अंदाजा दुरुस्त निकला और फौजी उन दरख्तों के नीचे से खासी तेज रफ्तारी से भागते हुए जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ दौड़ते हुए गायब हो गए। जीप खाली खड़ी थी। नीचे उतरकर जीप पर कब्जा करना है, अफंदी भाई तुम पीछे की तरफ रहोगे, हमारी फौजी वर्दियां हैं, हम उन्हें डाज देंगे, नोमानी ने जरा ऊंची आवाज में कहा और फिर वो तीनों ही खासी फुर्ती से दरख्तों से नीचे उतरे। नोमानी और सिद्दीकी के लिए ऐसा करना कोई नई बात न थी, लेकिन अफंदी की फुर्ती भी काबिले दाद थी। वो उस वक्त किसी तरह भी सिद्दीकी और नोमानी से कम फुर्तीला साबित न हो रहा था। अफंदी भाई, हमारे दरमियान भागना है तुमने, सिद्दीकी ने कहा और अफंदी ने सर हिला दिया। दूसरे लम्हे वो तीनों एक दूसरे से जुड़े इस तरह जीप की तरफ दौड़ पड़े कि आगे नोमानी था, उसे बिल्कुल जुड़ा हुआ अफंदी और उसके पीछे सिद्दीकी था और चंद लम्हों बाद ही वो सही सलामत जीप में सवार होने में कामयाब हो गए। और ऐसा इस वजह से हुआ था कि उनके पीछे और आगे जो जीपें मौजूद थीं वो खाली थीं। ड्राइवर तक उनकी तलाश में जंगल के अंदर चले गए थे, इसलिए उन्हें किसी ने चेक न किया। नोमानी ड्राइविंग सीट पर और सिद्दीकी साथ वाली सीट पर, जबकि अफंदी अकवी सीट में दबक गया था। न सिर्फ चाबी इग्निशन में मौजूद थी बल्कि जीप का इंजन भी स्टार्ट था। जीप एक झटके से आगे बढ़ी और सड़क पर पहुंचकर पूरी रफ्तार से छावनी की मुखालिफ समत की तरफ दौड़ने लगी। आगे काफी दूर तक जीपें सड़क से हटकर जंगल के साथ खड़ी थीं, लेकिन सब खाली थीं। गनशिप हेलीकॉप्टर भी जंगल के ऊपर ही परवाज कर रहे थे, इसलिए नोमानी की जीप को किसी ने ना रोका और थोड़ी देर बाद वो सड़क पर पहुंच गए जहां से वो मुड़कर छावनी की तरफ बढ़े थे। नोमानी ने बजाय सड़क पर जीप दौड़ाने के सिर्फ सड़क को क्रॉस किया और सड़क की दूसरी तरफ मौजूद खेतों के दरमियान एक कच्ची सड़क पर उसे दौड़ाता गया। उस कच्चे रास्ते के गिर्द दरख्त मौजूद थे। कुछ दूर जाकर नोमानी ने जीप एक साइड पर मौजूद झुंड में रोक दी। अब ये वर्दियां यहीं फेंको और यहाँ से निकल चलो, वरना जैसे ही उन्हें जीप की गुमशुदगी का एहसास होगा वो पागलों की तरह इर्द गिर्द का सारा इलाका छान मारेंगे, नोमानी ने कहा और उछलकर जीप से नीचे उतर आया। चंद ही लम्हों में वो अपनी यूनिफॉर्म उतारकर जीप में फेंक चुके थे। नीचे उनके असल लिबास मौजूद थे, लेकिन जाहिर है वो मेकअप तब्दील ना कर सकते थे, क्योंकि मेकअप बॉक्स तो कार में ही रह गया था। वो कार तो ढूंढ लेंगे, इस तरह वो कहीं ग्रैंडफादर तक ना पहुंच जाएं। सिद्दीकी ने कार का ख्याल आते ही कहा। ग्रैंडफादर जैसे लोग इन बातों का खास तौर पर ख्याल रखते हैं। ये कार न जाने किसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी, वैसे नंबर प्लेट तो लाजमन जेली होगी। आओ अब निकल चलें, लेकिन हमें टैक्सी की बजाय बस पर जाना होगा, क्योंकि यहाँ टैक्सी का निज़ाम बड़े सेंसी अंदाज में कंट्रोल किया जाता है, इसलिए वो पूरे शहर के टैक्सी ड्राइवर को एक लम्हे में पैगाम पहुँचा देंगे।
नौमानी ने सड़क की तरफ बढ़ते हुए कहा और सिद्दीकी ने सर हिला दिया। वो अब खेतों में उगी हुई ऊंची ऊंची फसलों के दरमियान पगडंडी में इस तरह चल रहे थे कि उनका रुख सड़क की तरफ होने की बजाय शहर के मुखालिफ समत और सड़क के मुतवाजी था। तकरीबन 1 घंटे तक इस तरह चलने के बाद वो मुड़े और फिर जैसे ही वो सड़क की तरफ बढ़े उन्हें दूर से आती हुई एक बस दिखाई दी और उन्होंने अपने कदम तेज कर दिए। बस की इस वक्त आमद उनके लिए वाकई नेक फाल थी। बस अभी काफ़ी दूर थी, इसलिए वो उसके क्रॉस करने से पहले ही सड़क पर पहुंच गए और दूसरे लम्हे नौमानी तेजी से आगे बढ़ा और उसने तकरीबन सड़क के दरमियान रुककर बस रोकने के लिए हाथ उठाया। उसे दरअसल खतरा था कि कहीं बस बगैर किसी स्टॉप के रुकने की बजाय तेजी से निकल ना जाए। बस की रफ्तार आहिस्ता होने लग गई और थोड़ी देर बाद वो नौमानी के बिल्कुल करीब पहुंचकर रुक गई। नौमानी इस वक्त तक सड़क पर रुका रहा जब तक बस पूरी तरह न रुक गई और फिर वो दौड़ता हुआ मुड़कर ड्राइवर वाली सीट की तरफ बढ़ा। ये क्या हरकत थी सड़क के दरमियान, ड्राइवर ने इंतहाई गौसीले अंदाज में कहा। शट अप स्पेशल मिशन टॉप एजेंसी, और सुनो, अगर कोई भी ग्रुप चाहे फौजी हो या स्पेशल एजेंसी, अगर चेकिंग करें तो हमारे मुतालिक कोई बात न करना। इट इज़ टॉप सीक्रेट, नौमानी ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। वो चूंकि मकामी आदमी के मेकअप में था इसलिए ड्राइवर को कोई शक न पड़ा। यस सर, मैं समझ गया सर, ड्राइवर ने इस बार मुदमाना लहजे में कहा और नौमानी वापस बस के सामने से होता हुआ दूसरी तरफ मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सिद्दीकी और अफंदी इस दौरान बस में सवार हो चुके थे। वो दोनों इकट्ठे ही एक सीट पर बैठे हुए थे। नौमानी खामोशी से एक और खाली सीट पर बैठ गया। बस में ज़्यादा मुसाफिर न थे और उनमें कोई कहीं तो अखबारात और रसायल में गुम थे, जबकि कहीं आंखें बंद किए ऊँघ रहे थे। अलबत्ता चंद मुसाफिरों ने गौर से उन्हें देखा, लेकिन फिर उन्होंने गर्दनें मोड़ लीं क्योंकि बहरहाल वो मकामी मेकअप में ही थे। अफंदी ज़रूर असल शक्ल में था, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ एक्रेमिया में तो लाखों की तादाद में एशियाई लोग रहते थे, इसलिए बज़ाहिर इन मुसाफिरों के शक वाली कोई बात न थी। बस एक बार फिर पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी थी। नौमानी होंठ पीछे खामोश बैठा हुआ था। उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि किसी भी लम्हे किसी भी जगह चेकिंग हो सकती थी और चूंकि वो मेजर ब्राउन और कैप्टन मार्क के मेकअप में थे, इसलिए अगर ये हुलिये चेकिंग पार्टी तक पहुंच गए तो फिर उनकी गिरफ्तारी या मौत मुश्किल न थी। लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि उसके सिवा उनके पास और कोई चारा भी न था। अचानक एक ख्याल नौमानी को आया और नौमानी के होंठ और ज़्यादा पिंच गए। उसे अपनी हमाकत पर खुद ही गुस्सा आ रहा था। उसे अब ख्याल आया था कि उनके चेहरों पर तो मास्क मेकअप हैं, ये मेकअप तो वो एक चुटकी से उतार सकता था। सिद्दीकी ने भी इस बारे में ख्याल न किया था, वरना वो बता देता, लेकिन जाहिर है अब बस में बैठे बैठे तो वो मास्क न उतार सकता था, इसलिए खामोश बैठा रहा। और फिर एक और ख्याल उसके जहन में आया और वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया कि अगर वो मास्क उतार देता तो फिर बस ड्राइवर को टॉप एजेंसी और स्पेशल मिशन वाली बात से इतनी आसानी से मुतमईन न किया जा सकता और कोई पता न था कि बस ड्राइवर किसी भी चेकिंग पोस्ट में उनकी तरफ इशारा कर देता, जबकि क्रेमियन मेकअप की वजह से वो मुतमईन हो गया था। बस शहर में दाखिल हो चुकी थी और अभी तक कहीं भी चेकिंग ना हुई थी। इसका मतलब था कि या तो वो फौजी अभी तक उन्हें वहीं जंगल में तलाश करते फिर रहे हैं या फिर उन्हें ये ख्याल भी ना आया होगा कि वो इस तरह चेकिंग करें, क्योंकि वो आम फौजी थे, सीक्रेट एजेंट तो न थे। बहरहाल जो कुछ भी हुआ था उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्हें अभी तक किसी ने चेक न किया। फिर एक स्टॉप पर जैसे ही बस रुकी नौमानी उठ खड़ा हुआ और उसे उठते देखकर सिद्दीकी और अफंदी भी खड़े हो गए। 3 मुसाफिर और भी यहाँ उतरे थे, इसलिए उन तीनों के साथ ये तीनों भी नीचे आ गए और बस आगे बढ़ गई। नौमानी ने जानबूझकर बॉक्स में किराया न डाला था क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ क्रेमिया में पुलिस से मुतल्लिका अफराद मिशन के दौरान अगर सफ़र करें तो उन पर किराया माफ़ होता है। ये अहकामात इसलिए थे कि हो सकता है किसी मिशन के दौरान किसी के पास किराया ना हो तो उसके मिशन में हर्ज वाक़या ना हो, और चूंकि नौमानी ड्राइवर को बता चुका था कि उसका ताल्लुक टॉप एजेंसी से है, इसलिए उसने किराया ना डाला था, वरना ड्राइवर लाजमी मशकूक हो जाता। बस आगे बढ़ गई तो नौमानी उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ सामने मौजूद एक होटल की साइड गली की तरफ बढ़ गया। ये एक तंग सी गली थी जिसमें आमदोरफ्त कमी नजर आ रही थी। जैसे ही वो गली में दाखिल हुए नौमानी ने जल्दी से मास्क उतारना शुरू कर दिया। ओ, मुझे पहले ख्याल ही नहीं आया, सिद्दीकी ने उसे मास्क उतारते देखकर चौंक कर कहा और नौमानी मुस्कुरा दिया। चंद लम्हों बाद वो दोनों असल शक्ल में थे। तुम जाकर सड़क पर किसी ओट में रुक जाओ, मैं होटल के बरामदे में मौजूद पब्लिक फ़ोन बूथ से कोठी फ़ोन करता हूँ, नौमानी ने वापस सड़क की तरफ आते हुए कहा। मास्क उन्होंने एक तरफ रखे हुए कूड़े के ड्रम में उछाल दिए थे। क्यों फ़ोन क्यों? सिद्दीकी ने चौंक कर पूछा। हमें हर लिहाज से चौंकना रहना है, न जाने हमारे बाद कैसे हालात पेश आए हों, नौमानी ने जवाब दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इमरान और चौहान भी वहाँ मौजूद ना हो।
फिर फोन कौन उठाएगा, सिद्दीकी ने कहा। चलो देख लेते हैं, बहरहाल मेरे नुक्ते नज़र से ये ज़रूरी है, नुमानी ने कहा और फिर तेज़ कदम उठाता वो होटल के कंपाउंड गेट में दाखिल हो गया, जबकि सिद्दीकी और अफंदी दोनों एक तरफ आड़ में होकर खड़े हो गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।